मेरी आँख का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, मेरी आँख का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से ही मिलाता है। जुबां से क्या कहूँ, किससे कहूँ और कैसे कहूँ, माँ हूँ सिखाई लोरियाँ जिसको वो आज ताने सुनाता है। जिसे गिनती गिनना सिखाया वो आज गलतियाँ मेरी गिनाता था, और सुलाकर जिसको सोती थी वो आज शब भर जगाता है। बहुत खूब, मज़ा आया। हे गाइस और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज हमारे साथ एक ऐसे हमारे दोस्त बैठे हैं जो कि साहित्य जगत में बहुत अच्छा नाम कमा के आज बैठे हैं, और मेरठ में भी ये बहुत चर्चित हैं अपनी कविताओं के लिए, अपने साहित्य के लिए। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये कवि जो साहित्य जगत से जुड़े हैं और क्या ये सोचते थे, कैसे इनको ये चीज़ें मिली हैं। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे इनसे। तो स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे दोस्त का। पहले तो भैया धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने लिए। लवकुश गुप्ता मेरा नाम है, और साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य की शुरुआत तो मुझे नज़र नहीं आती मैंने कब से की थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि साहित्य की शुरुआत नहीं होती, साहित्य शुरू ही होता है व्यक्ति के जन्म से। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो मैंने कविताओं में जब रुझान किया तो सबसे पहले मैंने रश्मि रथी को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें भैया मैंने इतना देखा कि व्यक्ति के जीवन दर्पण को दिखाया गया है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है लाइफ का। तो साहित्य में आप देखना चाहें या जीवन के मैनेजमेंट में देखना चाहें तो वो हम पर डिपेंड करता है। तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत बखूबी से उकेरा है, वो कहते हैं कि जिस तरह से पांडवों का चित्रण किया है, तो उसी तरह से ज़िंदगी में अगर हम साहित्य को उकेरें तो कैसे उकेरेंगे। तो वो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, वाह, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। बहुत खूब। तो इसमें व्यक्ति जितनी भी विपत्तियों से निकलता है वो उतना ज़्यादा पॉलिश हो जाता है। मेरा मानना ये है, अगर आप साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य के दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है तो वो आपको परिस्थितियों के हिसाब से नज़र आता है। आप जितनी पॉलिश होते जाते हैं वो उतना निखरता जाता है। पॉलिश कौन करता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हीरे को तलाशने वाला तो जौहरी है, लेकिन साहित्य को तलाशने वाला कौन होगा? वो व्यक्ति के रिश्ते होंगे। वो रिश्ता कैसे होगा? वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। उस रिश्ते से आपने क्या सीखा, उस रिश्ते को आपने कितना पाया और कितना खोया, तो वही आपको साहित्य की ओर रुख करेंगे। तो यार आपने देखा कि कितने उच्च विचार हैं इनके, या जो कवि होते हैं जो साहित्य से जुड़े होते हैं, आप देखोगे कि मतलब वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम आज नॉर्मल लाइफ में हम ये सब चीज़ें बोल ही नहीं पाते, हमें इनके मतलब ही समझ में नहीं आते। तो इसी वजह से ये आज हमारे साथ बैठे हैं, और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी कविताएँ अभी तक लिखी हैं, या इस सफ़र की शुरुआत उन्होंने किस तरह से की है, हम ये जानेंगे। और आगे जानेंगे कि आपको इनकी कविताएं कैसी लगी, क्योंकि अभी हम आपको आगे सुनाएंगे इनकी कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ। तो अभी बात करते हैं इनसे कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर बात करें कि शुरुआत कैसे हुई, तो हर एक शुरुआत एक हाथ से होती है, और सफ़र कैसा रहा ये बाद में मायने रखता है, मंजिल कैसी मिली ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये हादसा, ये जो शुरुआत हुई जो ऐसी हुई, मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। हमारे स्कूल में सनातन धर्म में एक नैतिक शिक्षा की श्रृंखला हुआ करती थी। तो उसमें पर डे किसी ना किसी बच्चे को अपने विचार रखने होते थे। तो उसका जो इंचार्ज संभाले हुए थे वो हमारे आदरणीय सर हरिंदर सर जी थे। तो हमारे क्लास टीचर थे, तो उनसे मेरा एक खास तरह का जुड़ाव है आज भी। तो जब कोई बच्चा नहीं रहता था तो अपनी क्लास में बोलते थे कि अगर किसी भी बच्चे को कुछ विचार रखने हैं तो मुझसे संपर्क करें, और जिस दिन कोई बच्चा नहीं आता था तब भी अपनी क्लास में बोलते थे। तो हुआ ये कि एक दिन बारिश हुई, ग्राउंड हमारा गीला हो गया, तो बच्चे कम आए, तो जिस बच्चे को बोलना था वो बच्चा एब्सेंट हो गया। मैनेजमेंट हरिंदर सर के हाथों में था, तो बच्चा कोई आया नहीं। तो अब सर ने पूछा असेंबली में खड़े होकर किसी को कुछ बोलना है, तो मेरे दोस्त ने भीड़ में से मुझे लाइन में से आगे धक्का दे दिया। तो सर को लगा कि मुझे कुछ बोलना है, बट आई एम नॉट प्रिपेयर।
तो मैं उस समय के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। तो सर ने कहा जाइए मंच पर। तो बस ये था कि मैंने जो चीज़ें मिलती गई उन्हें स्वीकार कर लिया, कभी भी मना नहीं किया। तो जब मैं गया तो मैंने क्रांति की मिसाल और क्रांति की धरा पर उत्पन्न हुई ओजस्वी कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता को बेहद अच्छे ढंग में प्रस्तुत किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय कॉलेज में 5000 बच्चों की उपस्थिति थी और वो तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मेरे दिलो दिमाग में गूंजती है। तो क्या हम अभी जो आपने सबसे जीवन में अपने सबसे पहली पंक्ति गाई थी, तो क्या हम वो सुन सकते हैं आज आपसे? हाँ, उसकी 2-4 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को हाँ, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी की उस बेहतरीन कविता का कुछ स्मरण करूं। तो वो हमारी यथार्थ स्थिति पर है। डॉक्टर हरिओम पवार जी की वो बेहद चर्चित कविताओं में से एक कविता रही है। दरअसल इसको सुनाने का मेरा पीछे का मोटिव ये भी है क्योंकि अब हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, चुनाव कभी किसी के अपने नहीं हुए, ठीक है। कुर्सी पर लोग आते हैं, लोग जाते हैं, देश वहीं रहता है, देश तरक्की करता है। तो हमारे समाज में, मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, वो समाज एक दंश को झेल रहा है जिसका नाम है आरक्षण। तो हरिओम पवार ने बखूबी उस आरक्षण को ज्वलंत उदाहरण पेश करके किया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ बुद्धि तोली जाती है जात सने आधारों से, यहाँ बुद्धि तोली जाती है जात सने आधारों से, सत्ता की नैया चलती है आरक्षित पतवारों से। यहाँ कूटनीतियाँ तोड़ रही हैं निर्धन की खुददारी को और योग्यता झेल रही है कुर्सी की गद्दारी को। यहाँ परीक्षा से पहले परिणाम सुरक्षित होता है, मिट्टी के माघों का भी सम्मान सुरक्षित होता है। तो बहुत खूब पंक्ति इन्होंने सुनाई है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए एकदम गूज बम्स हो गए थे मेरे। आप देखोगे मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, इतना अच्छा इन्होंने जो पंक्ति सुनाई है। और यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली जो इनकी पंक्ति थी कैसी लगी, क्योंकि यार आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे ज़्यादा। अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, आजकल ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ लफकू जैसे, जो ज़िंदगी का इतना गहरा अध्ययन करके बैठे हैं, साहित्य में इतने डूबे हुए हैं कि ये हमेशा अगर ये कुछ बोलेंगे भी तो ऐसा लगेगा कि कुछ पंक्ति इन्होंने सुनाई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जैसे कि लफकू जी आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे जो हमारे युवा हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में है। पर मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लव कैन बी अ इंस्पिरेशन। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो क्या पता आपकी उन 4 पंक्ति से उनको एक सही डायरेक्शन मिले। तो देखिए, जीवन जीने के 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप अपने ढंग से जिए या समाज के ढंग से जिए। तो वो लोग अपने ढंग से जी रहे हैं, उनका नज़रिया भी बेहद अच्छा होगा, ठीक है। मैं नहीं मानता वो गलत जी रहे हैं, बेहद अच्छे नज़रिए से जी रहे हैं। ज़िंदगी वो भी देख रहे हैं, ज़िंदगी हम भी देख रहे हैं। तो कुछ लोग बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं, है ना, कहना बने घूम रहे हैं। तो वो जो कृष्ण कहना बने घूम रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि गीता का श्लोक भी याद रखना। सही बात है ना, राधा के साथ साथ मीरा को भी याद रखना। बहुत रुकमणी को तो लाओगे, राधा को ना भूलना। तो उनके लिए कहना चाहूँगा, मेरी खुद की पंक्तियाँ रही हैं, सबसे चर्चित पंक्तियाँ रही हैं। तो सबसे चर्चित पंक्तियों में से है कि ये है कि जब मैं विवाह करूँ तो तुम क्या बनना, और जब मैं प्रेम करूँ तो तुम क्या बनना, और जब मैं पूरे जगत को रोशन करूँ तो तुम क्या बनना। सुनिएगा कि मैं राम बनूंगा, तुम मेरी मर्यादा बनना। मैं राम बनूंगा, तुम मेरी मर्यादा बनना। मैं कृष्ण बनूंगा, तुम मेरी राधा बनना। और जब मैं आफताब बनूंगा, आफताब मतलब सूरज, कि जब मैं आफताब बनूंगा तो तुम उसका उजाला बनना। पर इन सबसे पहले एक रोज मेरे ख्वाबों में आकर मेरे ख्वाबों को भी सच करना। तो ख्वाब उनके भी सच होने हैं, ख्वाब हमारे भी सच होने हैं। दूर कश्तियाँ जा रही हैं, समंदर को पार वो भी करना है, समंदर को पार हमें भी करना है। मंजिल उनकी भी तय है, रास्ते अलग हैं तो क्या हुआ, दिल की दरिया तो साफ है। तो यार बहुत अच्छी बात इन्होंने, लफकू जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं आजकल के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर उसको गहराई से समझा जाए और उसके अगर मायने हम बदल दे तो लव कैन बी अ इंस्पिरेशन टू एनीवन। सही कहा, बिल्कुल इंस्पिरेशंस आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप एक रोड चल के व्यक्ति से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि क्या कैसे। अब आप ये देखिए ना
कि जो व्यक्ति कल तक गलियों में फेरी लगाता था, है ना, सब्जियां बेचता था, आज उसके गाने चर्चित हो रहे हैं। छोटी सी बच्चे की वीडियो वायरल होती है, क्रिएटिविटी, और यही सोशल मीडिया, यही लोग उसको कहां से कहां तक ले जाते हैं। तो यार जैसे अभी आपने लफ्कू जी से सुनी, इनकी साहित्य सुना, उनकी कविताएं सुनी, तो यार मेरा आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप बचपन के प्यार को इतना वायरल कर सकते हो तो आप इनकी कविताओं को भी उतना ही प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और इस कविता को इतना फैलाइए कि हर एक इंसान तक ये कविता इनकी पहुंचे और इनको भी उतना ही प्यार मिले जितना उस बचपन के प्यार को हमने प्यार दिया था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको ये जो व्लॉग है मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यार जैसे आज हम लफ्कू जी से मिले थे, ऐसे ही आगे भी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करी है और जो यहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों की जो स्टोरीज़ है वो हम आप तक पहुँचाएंगे और तरीके की भी हम व्लॉग्स लाते रहेंगे। पर बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ लफ्कू जी का, जो हमारे साथ आज जुड़े और अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करी।